हेलो फ्रेंड्स। आज है 11 अगस्त 2020। तो आज की डेट से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकते हैं वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, स्मार्ट प्लान सॉफ्ट पैकेज पॉलिसी की पेशकश करने हेतु किस ऑनलाइन पेमेंट्स बैंक ने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस के साथ समझौता किया है? ऑप्शन डी सही होगा इसका, एयरटेल ने। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस ने एयरटेल पेमेंट्स बैंक के साथ मिलकर बैंक के खुदरा विक्रेताओं और व्यापारियों की आर्थिक रूप से सुरक्षा है, यहाँ पे सुरक्षा है, आर्थिक रूप से सुरक्षा के लिए स्मार्ट प्लान सॉफ्ट पैकेज पॉलिसी प्रदान की है। नीति के तहत बैंक आग और अन्य संकटों और चोरी के कारण दुकान में संपत्ति की छत की से वित्तीय सुरक्षा की पेशकश करेगा। यदि कोई दुर्घटना होती है तो पॉलिसी सुरक्षित रूप से धन की हानि को कवर करेगी। तो आगे बढ़ने से पहले जो भी मित्र हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आगे आने वाले सारे महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंचते रहें। दूसरा प्रश्न है, OHE निरीक्षण ऐप किसके द्वारा शुरू किया गया है? ऑप्शन बी सही होगा इसका, रेलवे के द्वारा। भारतीय रेलवे ने रेलवे के वास्तविक समय की निगरानी के लिए पूरे भारत में OHE निरीक्षण ऐप शुरू किया है। एप्लीकेशन तकनीकी देरी के कारण होने वाली ट्रेन देरी और लंबी प्रतीक्षा को कम करने में सहायता करेगा। ओवरहेड उपकरण ऐप वास्तविक समय में ओवरहेड तार की निगरानी करेगा और अगर इसमें कोई खामी आती है तो तभी भारतीय रेलवे को सतर्क करेगा। तीसरा प्रश्न है, प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को किस आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी सही होगा, यूपीएससी का। प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी को संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल 12 मई 2021 तक रहेगा और वह अरविंद सक्सेना का कार्यभार ग्रहण करेंगे। प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी इससे पहले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोगों के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर चुके हैं और मई 2015 में यूपीएससी के सदस्य के रूप में शामिल हुए। चौथा प्रश्न, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के नवनियुक्त महानिरीक्षक का नाम बताइए। ऑप्शन सी सही होगा इसका, PS रानीप से। उड़ीसा कैडर के 1995 बैच के IPS अधिकारी PS रानीपसे को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में महानिरीक्षक IG के रूप में नियुक्त किया गया है। वह शामिल होने की तारीख से 5 साल की अवधि के लिए इस पद पर कार्यरत रहेंगे। वह इससे पहले उड़ीसा में अतिरिक्त महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। उन्होंने 2013 में पुलिस महानिरीक्षक का पद संभाला था। पांचवा प्रश्न है, 2021 ICC पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन डी सही होगा इसका, भारत। भारत ICC पुरुष T20 विश्व कप 2021 की योजना के अनुसार मेजबानी करेगा। यह निर्णय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद द्वारा किया गया था और परिषद ने यह भी पुष्टि की है कि जबकि इस साल कोरोना वायरस की वजह से स्थगित हुए ICC पुरुष T20 वर्ल्ड कप 2020 का आयोजन 2022 में ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2021 को फरवरी-मार्च 2022 तक न्यूजीलैंड में करने का फैसला किया है। यहाँ पे एरर है थोड़ा। छठा प्रश्न है, महाराष्ट्र राज्य सरकार ने राज्य के छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने हेतु किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए सही होगा इसका, गूगल के साथ। महाराष्ट्र राज्य सरकार ने राज्य के छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए गूगल के साथ साझेदारी की है। इस परियोजना के साथ महाराष्ट्र ऐसी परियोजना शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। यह पहल 1.09 लाख से अधिक निजी सरकारी सहायता प्राप्त और वित्त विहीन विद्यालयों को कवर करेगी और 22.03 मिलियन से अधिक छात्रों को लाभान्वित करेगी। पहल के तहत दूरस्थ शिक्षा में मदद करने के लिए शिक्षकों के लिए गूगल क्लासरूम और जिस सूट को शिक्षकों और छात्रों के लिए सुलभ बनाया जाएगा। सातवां प्रश्न है, विश्व आदिवासी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन सी सही होगा इसका, 9 अगस्त को। विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस का उद्देश्य है आदिवासी लोगों की विशिष्ट पहचान, संस्कृति, इतिहास और भाषा को जागरूक करना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र ने की थी। आठवां प्रश्न है, यूनेस्को ने भारत में सुनामी तैयारी को लागू करने वाला पहला राज्य किसे घोषित किया है? ऑप्शन ए सही होगा, उड़ीसा को। यूनेस्को ने भारत में सुनामी तैयारी को लागू करने वाला पहला राज्य उड़ीसा को घोषित किया है। यूनेस्को द्वारा राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन का अलग रूप है।
संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन संयुक्त राष्ट्र का एक घटक निकाय है। इसका कार्य शिक्षा, प्रकृति तथा समाज विज्ञान, संस्कृत तथा संचार के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। इसके अध्यक्ष आंद्रे अजोले हैं। इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। 9वां प्रश्न है, शर्ली एन ग्रेउ का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़ी हुई है? ऑप्शन बी सही होगा, साहित्य से। शर्ली एन ग्रेउ, जिनका हाल ही में निधन हो गया, साहित्य के क्षेत्र से जुड़ी थी। वह एक प्रसिद्ध फिक्शन लेखिका थी और उन्होंने पुलित्जर पुरस्कार जीता था। उनका जन्म 8 जुलाई 1929 को संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। उनके द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक ब्लैक प्रिंस थी, जो 1954 में प्रकाशित हुई थी। उन्हें 1965 में उनकी चौथी पुस्तक द कीपर्स ऑफ द हाउस के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 10वां प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने, यहाँ पे किस होना चाहिए, किस राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शहीद महेंद्र कर्म तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना शुरू की है? ऑप्शन बी सही होगा इसका, छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना शहीद महेंद्र कर्म तेंदुपत्ता संघर्ष समाज सुरक्षा योजना शुरू की है। तेंदु के पत्तों बीड़ी बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली पत्ती वनवासियों द्वारा एकत्र की जाती है और उनसे राज्य सरकार द्वारा खरीदी जाती है। योजना का नाम कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा के नाम पर रखा गया है। तो उम्मीद है आप सबको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद मित्रों। हेलो फ्रेंड्स, आज है 12 अगस्त 2020। तो आज की डेट से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकते हैं वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अंडमान चेन्नई ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन कब किया गया? ऑप्शन बी सही होगा इसका, 10 अगस्त 2020 को। 10 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को आपस में जोड़ने वाली सबमरीन का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री ने दिसंबर 2018 में चेन्नई में अंडमान चेन्नई ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रोजेक्ट की नींव रखी थी। ऑप्टिकल फाइबर केबल प्रोजेक्ट के अंतर्गत 2300 किलोमीटर लंबी लिंक बनाई गई है। इससे भारतीय द्वीपों तक बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाई जाएगी। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से पोर्ट ब्लेयर, स्वराज द्वीप, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, कमोराटा, रंगत, लॉन्ग आइलैंड और ग्रेट निकोबार को भी जोड़ा जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले जो भी मित्र हमारे चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, इससे आगे आने वाले सारे वीडियो आप तक पहुँचते रहें। दूसरा प्रश्न, फिक्की ने किस विश्वविद्यालय के साथ स्टार्टअप समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन डी सही होगा इसका, सूलिनी विश्वविद्यालय। 10 अगस्त 2020 को सोलन स्थित सूलिनी विश्वविद्यालय एवं फिक्की महिला संगठन ने नया व्यवसाय शुरू करने हेतु उद्यमियों के लिए एक शिक्षाप्रद, सहायक एवं पोषण वातावरण मुहैया कराने की दृष्टि में MOU पर हस्ताक्षर किए। सूलिनी विश्वविद्यालय का मुख्य कार्य रणनीतिक तथा सामरिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रत्येक ग्राहक के साथ नियमित रूप से बैठक आयोजित करना होगा तथा कंपनी के सलाहकारों को सुविधा प्रदान करना होगा। वहीं दूसरी ओर फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन अर्थात FLO फिक्की की महिला विंग है। यह संस्था पूरे देश के 8000 महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती है। तीसरा प्रश्न, हाल ही में किस राष्ट्र के प्रधानमंत्री द्वारा पूरी कैबिनेट सहित इस्तीफा दिया गया है? ऑप्शन ए सही होगा, लेबनान। 10 अगस्त 2020 को लेबनान के वर्तमान प्रधानमंत्री हसन दियाब ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ इस्तीफा दिया। उन्होंने राष्ट्र को संबोधित करते हुए बताया कि उन्होंने यह फैसला बेरूत हमले के कारण लिया है। दियाब ने अपना इस्तीफा लेबनान के राष्ट्रपति माइकल आउन को सौंपा। उनसे पूर्व 3 कैबिनेट मंत्री, जिसमें लेबनान के न्याय मंत्री मारिक्लाउद नज्म भी मौजूद थे, इन्होंने भी इस्तीफा दिया है। लेबनान में अब 4 अगस्त 2020 को भीषण विस्फोट हुआ था। लेबनान में 4 अगस्त 2020 को भीषण विस्फोट हुआ था। इस विस्फोट में 6000 लोग घायल हो गए थे तथा 160 लोगों की जान चली गई थी। चौथा प्रश्न, भारत के किस पूर्व क्रिकेटर द्वारा 15 अगस्त को आयोजित होने वाली IDBI फेडरल मैराथन को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया जाएगा? ऑप्शन सी सही होगा इसका, सचिन तेंदुलकर द्वारा। 15 अगस्त 2020 को 73वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर IDBI फेडरल फ्यूचर फियरलेस मैराथन को हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ करेंगे। इस मैराथन का आयोजन NEB द्वारा किया जा रहा है। इस मैराथन को आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य वर्तमान समय में प्रत्येक व्यक्ति के भीतर सकारात्मकता को स्थापित करना है तथा हर एक भारतीय नागरिक को स्वतंत्र महसूस कराना है।
मैराथन को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें 6000 से अधिक धावक हिस्सा लेंगे। ये धावक फुल मैराथन 42.2 किलोमीटर का होगा। पूरा जो मैराथन की लंबाई है वो 42.2 किलोमीटर है। हाफ मैराथन की जो लंबाई होगी वो 21.1 किलोमीटर होगी। 10 किलोमीटर एवं 5 किलोमीटर में भी भाग लेंगे। पांचवा प्रश्न है, विश्व बायोफ्यूल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी सही होगा, 10 अगस्त को। हर वर्ष 10 अगस्त को विश्व बायोफ्यूल दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच नॉन फॉसिल फ्यूल्स के महत्व की जानकारी पहुंचाना है। इसकी शुरुआत 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एवं नेचुरल गैस द्वारा की गई थी। इस वर्ष पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा वेबिनार का आयोजन किया गया। इस वेबिनार का थीम बायोफ्यूल्स टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत रखा गया था। 10 अगस्त 2020 को विश्व बायोफ्यूल दिवस के अवसर पर भारतीय पेट्रोलियम संस्था द्वारा निर्मित होने वाले बायोफ्यूल प्लांट को भारत सरकार ने मंजूरी दी है। भारत पेट्रोलियम संस्थान के निदेशक डॉक्टर अंजन रे द्वारा बताया गया कि इस प्लांट के निर्माण का कार्य इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड को सौंपा गया है। EIL द्वारा 2 प्लांटों के विकल्प पर कार्य किया जाएगा। छठा प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में रेलवे संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन सी सही होगा इसका, कर्नाटक में। संसदीय मामलों के केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी एवं केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा वीडियो लिंक के माध्यम से कर्नाटक के हुबली में रेलवे संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। इस समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय रेल राज्य मंत्री श्री सुरेश अगड़ी द्वारा किया गया। उद्घाटन के दौरान इस संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित किया गया। हुबली में निर्मित यह संग्रहालय 4150 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह संग्रहालय भारतीय रेलवे की 167 वर्ष पुरानी कहानी से आगंतुकों को रोमांचित करेगी। सातवां प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा निदेशक पदों के लिए नियमों में संशोधन किए गए हैं? ऑप्शन ए सही होगा, सेबी के द्वारा। भारतीय प्रतिभूति एवं नियामक बोर्ड सेबी ने कार्यकारी निदेशक पदों पर भर्ती एवं चयन समिति के सदस्यों को लेकर नियमों में संशोधन किए हैं। बोर्ड द्वारा यह भी बताया गया है कि जो कर्मचारी कनिष्ठ इंजीनियर पदों सहित कनिष्ठ लेखा सहायक पदों पर 7 वर्ष तक सेवा प्रदान कर चुके हैं, उन पर नियामक में ग्रेड ए लिखने पर विचार किया जा सकता है। चयन समिति के विषय में सेबी ने बताया कि इसमें कार्यकारी निदेशक पदों हेतु चेयरमैन, उनके द्वारा नामित किए गए निदेशक मंडल के 2 सदस्य और 2 बाहरी विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा। आठवां प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य द्वारा नई इलेक्ट्रिकल व्हील पॉलिसी लॉन्च की गई है? दिल्ली सरकार द्वारा। ऑप्शन सी सही होगा इसका। दिल्ली सरकार द्वारा नई इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की गई है। सरकार द्वारा प्रदूषण से निपटने हेतु यह अहम फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी शुरुआत की गई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी के अंतर्गत राज्य सरकार 2 व्हीलर्स, ऑटो एवं ई-रिक्शा मालवाहक वाहनों के लिए 30,000 रुपये तक की इंसेंटिव उपलब्ध कराएगी। इसके साथ ही सरकार कारों के लिए 1.5 लाख रुपये तक का इंसेंटिव उपलब्ध कराएगी। सरकार द्वारा यह छूट केंद्र से मिलने वाली छूट के अतिरिक्त प्रदान की जाएगी। इस पॉलिसी की लॉन्चिंग के पश्चात यह उम्मीद की जा रही है कि अगले 5 सालों में 5 लाख नए इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स खरीदे जाएंगे। 9वां प्रश्न, हाल ही में किस राष्ट्र के सर्वोच्च धार्मिक नेता ने हिंदी भाषा में भी अपना ट्विटर हैंडल बनाया है? ऑप्शन बी सही होगा, ईरान ने। ईरान के सर्वोच्च धार्मिक नेता अयातुल्लाह सैयद अली खामनेई ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर पहली बार अपना अकाउंट बनाया है। उन्होंने हिंदी भाषा में भी अपना ट्विटर हैंडल बनाया है। उनके हिंदी ट्विटर हैंडल से 2 ट्वीट किए गए जो कि हिंदी में ही हैं। इसके साथ ही हैंडल पर उनका परिचय भी हिंदी में लिखा हुआ है। हिंदी के अलावा खामनेई ने अन्य भाषाओं जैसे पार्सियन, उर्दू, फ्रेंच, रूसी, अंग्रेजी और स्पेनिश भाषा में भी अलग अलग ट्विटर हैंडल बनाए हैं। अयातुल्लाह खामनेई शिया धर्मगुरु हैं। इसके साथ ही वह 1989 से ईरान के सर्वोच्च नेता पद पर आसीन हैं। 10वां प्रश्न है, निम्न में से किसने चौथी बार श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन बी सही होगा इसका, महिंद्रा राजपक्षे। 9 अगस्त 2020 को श्रीलंका पीपल्स पार्टी के 74 वर्षीय नेता महिंद्रा राजपक्षे द्वारा चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली गई है। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन उत्तरी कोलंबो के उपनगर कोलानिया स्थित ऐतिहासिक बौद्ध मंदिर राज महाविहार में किया गया था। श्रीलंका पीपल्स पार्टी ने 9वें लोकसभा चुनाव में कुल 225 सीटों में से 145 संसदीय क्षेत्रों की 150 सीटों पर जीत सुनिश्चित की है।
महिंद्रा राजपक्षे के छोटे भाई तथा श्रीलंका के वर्तमान राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने उन्हें प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई। महिंद्रा राजपक्षे इससे पूर्व 2005 से 15 के बीच एक दशक तक श्रीलंका के राष्ट्रपति पद पर भी आसीन रह चुके हैं। तो उम्मीद है आप सबको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद मित्रों। तो फ्रेंड्स, आज है 13 अगस्त 2020। तो आज की डेट से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बन सकते हैं वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा मानव हाथी टकराव पर कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? ऑप्शन डी सही होगा इसका, सुरक्षा। 11 अगस्त 2020 को केंद्र सरकार द्वारा मानव हाथी टकराव और एक राष्ट्रीय पोर्टल सुरक्षा का शुभारंभ किया गया। इस पोर्टल का शुभारंभ केंद्रीय पर्यावरण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा किया गया है। इस पोर्टल को विश्व हाथी दिवस के अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम के दौरान शुरू किया गया। पोर्टल का मुख्य उद्देश्य सही समय पर मानव हाथी टकराव के निवारण का प्रबंध करना है। इसके साथ ही वास्तविक समय पर जानकारी का संग्रह करना भी इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य है। पोर्टल द्वारा डेटा संग्रह प्रोटोकॉल, डेटा विजुअलाइजेशन टूल सेट एवं डेटा ट्रांसमिशन पाइपलाइन को सेट करने में भी मदद प्रदान की जाएगी। दूसरा प्रश्न, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? ऑप्शन सी सही होगा इसका, 2005। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में लागू हुआ था। इसमें बेटियों के पिता की पैतृक संपत्ति में अधिकार का प्रावधान नहीं था। वहीं 2005 में इस कानून में संशोधन कर बेटी की पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी को अनिवार्य कर दिया गया था। परंतु अब तक यह स्पष्ट नहीं हुआ था कि यदि पिता की 2005 में कानून लागू होने से पहले मृत्यु हो गई है तो यह कानून लागू होता है या नहीं। 11 अगस्त 2020 को न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की पीठ द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक फैसले में कहा कि भले ही कोपरसनर की मृत्यु हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम लागू होने से पूर्व हो गई हो, परंतु पिता की पैतृक संपत्ति में बेटियों को हिस्सा देना अनिवार्य है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में किस राष्ट्र द्वारा पहली बार सफलतापूर्वक कोविड-19 वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन किया गया है? ऑप्शन बी सही होगा इसका, रूस द्वारा। कोविड-19 वैक्सीन बनाने की रेस में रूस आगे निकल गया है। यह विश्व का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने सफलतापूर्वक कोविड-19 वैक्सीन बनाकर तैयार कर ली है। 11 अगस्त 2020 को रूसी राष्ट्रपति द्वारा वैक्सीन बनाने का ऐलान किया गया। इसके साथ ही उन्होंने वैक्सीन के रजिस्ट्रेशन का ऐलान भी किया है। रूसी न्यूज़ एजेंसी स्पुतनिक द्वारा इसकी जानकारी साझा की गई। एजेंसी ने बताया कि मंगलवार को राष्ट्रपति पुतिन ने अपने मंत्रिमंडल के समक्ष इसका ऐलान किया। राष्ट्रपति के हवाले से बताया गया कि वैक्सीन काफ़ी हद तक कारगर और प्रभावी है। परीक्षण के हर चरण को वैक्सीन ने सफलतापूर्वक पार किया है। चौथा प्रश्न, हाल ही में गूगल द्वारा किस विश्वविद्यालय के साथ मिलकर पत्रकारों के लिए कोविड-19 मैप लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए सही होगा इसका, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा। 11 अगस्त 2020 को गूगल ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के साथ मिलकर पत्रकारों के लिए एक वैश्विक कोविड-19 मैप की लॉन्चिंग की है। इस मैप के तहत पत्रकार महामारी संबंधित ताज़ा जानकारी अपनी साइट पर लोड कर पाएंगे। इस वर्ष की शुरुआत में गूगल ने इस मानचित्र का अमेरिकी संस्करण लॉन्च किया था। अब कंपनी ने इस मानचित्र का नया संस्करण अमेरिका सहित विश्व के 176 देशों में लॉन्च किया है। यह एक ग्लोबल मानचित्र है जिसे पत्रकार अपने इलाके के मानचित्र या नेशनल केस मैप तक आसानी से जोड़ पाएंगे। इस मानचित्र में जनसंख्या संबंधी सूचनाएं भी दर्शाई जाएंगी। पांचवा प्रश्न है, बीसीसीआई द्वारा ईसीबी को आईपीएल सीजन 13 के आयोजन की मंजूरी कब दी गई है? ऑप्शन ए सही होगा, 11 अगस्त 2020 को मंजूरी दी गई। 11 अगस्त 2020 को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा अमीरात क्रिकेट बोर्ड को आईपीएल सीजन 13 के आयोजन की मंजूरी दे दी गई है। ईसीबी के चेयरमैन शेख नाहयान मुबारक अल ने इसकी जानकारी देते हुए ईसीबी की आधिकारिक वेबसाइट पर लिखा कि उन्हें वाकई बहुत खुशी है कि ईसीबी को इस खेल का आयोजन करने का मौका मिल रहा है। कोविड-19 महामारी के कारण इस वर्ष आईपीएल सीजन 13 का आयोजन यूएई में किया जा रहा है। यह टूर्नामेंट 19 सितंबर से 10 नवंबर तक खेला जाएगा। छठा प्रश्न, किस राज्य द्वारा इंदिरा वन मितान योजना की शुरुआत की गई है? ऑप्शन डी सही होगा इसका, छत्तीसगढ़ द्वारा। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इंदिरा वन मितान योजना की शुरुआत की गई। इस योजना के अंतर्गत 19 लाख परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना की शुरुआत विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर की गई। योजना की शुरुआत
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा की गई है। योजना के तहत राज्य के आदिवासी क्षेत्र में 10,000 गाँव में युवाओं का समूह गठित कर उन्हें वन प्रबंधन का पूर्ण अधिकार प्रदान किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत इन समूहों के माध्यम से वनोपज की खरीदी, मार्केटिंग एवं उत्पादों के प्रसंस्करण की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। 7वां प्रश्न, कोरोना महामारी के मद्देनजर 2021 में आयोजित होने वाले महिला विश्व कप टूर्नामेंट को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? ऑप्शन डी सही होगा इसका, फरवरी-मार्च 2022। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने अगले वर्ष आयोजित होने वाले महिला विश्व कप टूर्नामेंट को रद्द करने का फैसला लिया है। इस टूर्नामेंट को फरवरी-मार्च 2022 तक के लिए रद्द कर दिया गया है। महिला एक दिवसीय विश्व कप का आयोजन अगले वर्ष 6 फरवरी से 7 मार्च तक न्यूजीलैंड में किया जाना था, परंतु कोविड-19 महामारी के कारण इसे तात्कालिक रूप से स्थगित कर दिया गया है। आईसीसी महिला विश्व कप की शुरुआत 1973 में की गई थी। इसकी शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी। वर्तमान में आईसीसी कप की चैंपियन इंग्लैंड की टीम है। वहीं इस प्रारूप में सबसे सफल टीम ऑस्ट्रेलिया है, जिसने कुल 6 बार विश्व कप का खिताब अपने नाम किया है। 8वां प्रश्न, हाल ही में एलआईसी स्पेशल रिवाइवल कैंपेन की शुरुआत कब की गई है? ऑप्शन ए सही होगा, 10 अगस्त 2020 को। एलआईसी द्वारा स्पेशल रिवाइवल कैंपेन की शुरुआत 10 अगस्त को की गई है। इसमें एलआईसी द्वारा 10 से 9 अक्टूबर तक एक विशेष रिवाइवल अभियान शुरू करने का फैसला लिया गया है। कैंपेन के तहत एलआईसी की बंद हो चुकी व्यक्तिगत पॉलिसी को फिर से शुरू किया जा सकेगा। एक बयान में एलआईसी ने कहा गया कि यह एक विशेष रिवाइवल अभियान है, जिसके अंतर्गत कुछ खास योजनाओं की पॉलिसी को दोबारा शुरू किया जा सकता है। हालांकि इसमें प्रीमियम में चूक की तारीख 5 साल से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही एलआईसी ने बताया कि रिवाइवल के लिए पॉलिसी धारकों को विलंब शुल्क में 20% की छूट उपलब्ध कराई जाएगी। 9वां प्रश्न है, निम्न में से किन्हें स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? ऑप्शन ए होगा इसका, सोमा मंडल को। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की नई अध्यक्ष सोमा मंडल को नियुक्त किया गया है। वर्तमान में वे कंपनी में निदेशक वाणिज्यिक के पद पर नियुक्त हैं। 10 अगस्त 2020 को नई दिल्ली में हुए चेयरमैन पद के साक्षात्कार के पश्चात लोक उद्यम चयन समिति द्वारा शोभा मंडल को चयनित किया गया। इसके आगे की प्रक्रिया में अंतरिम स्वीकृति हेतु फाइल को कैबिनेट कमेटी के पास भेजा जाएगा। इसके पश्चात सोमा मंडल को चेयरमैन पद का कार्यभार सौंप दिया जाएगा। सेल के वर्तमान अध्यक्ष 31 दिसंबर 2020 को अपने पद से रिटायर होंगे। नए अध्यक्ष का कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से प्रभावी होगा। 10वां एवं अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय अंपायर को आईसीसी के अंपायरों के पैनल में शामिल किया गया है? ऑप्शन इसका डी सही होगा, KN अनंत पद्मनाभन को। केरल के पूर्व लेग स्पिनर तथा वर्तमान में आईपीएल एवं घरेलू टूर्नामेंट में अंपायरिंग करने वाले भारत के KN अनंत पद्मनाभन को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अंतर्राष्ट्रीय अंपायरों के पैनल में शामिल किया गया है। उनसे पहले नितिन मेनन को एलीट पैनल में जगह दी गई थी। KN अनंत पद्मनाभन अब सी शमसुद्दीन, अनिल चौधरी और वीरेंद्र शर्मा के साथ इस पैनल में भारतीय अंपायर होंगे। अंपायरिंग में आने से पूर्व उन्होंने केरल के लिए 105 प्रथम श्रेणी मैच खेले हैं। तो उम्मीद है आप सबको यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद मित्रों।